students, welcome to mechanics lecture number 29. In this lecture we will discuss about potential energy. I am Dr. Parvez Ahmed. So आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब इसमें बॉडी क्या करती है, बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, ये ऐसे क्वेश्चन है मतलब जिसका आंसर आप लोग जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस क्लासेस है, मे बी टू सम एक्सटेंट यू नो दिस आंसर. सो हम थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद इधर कुछ डिस्कस करेंगे. और यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं छोटी सी मतलब एक डिस्कशन से. पोटेंशियल एनर्जी को सही मानों में डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि मैस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी एक सर्टेन मैस है. और वो मास हम कहते हैं कि मैस कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट. कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के बारे में हम अगर कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, सो दैट एनर्जी इज बेसिकली एंड द बॉडी ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट. कि वो एनर्जी उस मास में क्या है, उस एनवायरनमेंट की वजह से है. सो एनवायरनमेंट की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड with the positions or configuration of a mass is called potential energy. कि बॉडी में अपने पोजीशंस की वजह से या अपनी सराउंडिंग की वजह से जो एनर्जी उसमें पाई जाती है वी कॉल दैट पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ए वॉन्ड ऑफ स्प्रिंग. कि एक स्प्रिंग को हमने वो किया हुआ है, मतलब एक वॉन्ड ऑफ स्प्रिंग है या स्ट्रेक इलास्टिक बैंड है, ठीक है. या एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट अबाउट द ग्राउंड, या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के सतह से थोड़ा ऊपर वो पड़ा हुआ है. तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी. यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहा है, जिस तरह के हमने डिफिनीशन दी है पोटेंशियल एनर्जी की, कि हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी एसोसिएटेड विद द positions or configurations of an object of mass m. So potentials were done, मतलब उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो वर्क डन होती है दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल्स वर्क डन. और वो जो कंडीशंस हमारे पास है वो कंडीशंस हमारे पास क्या है, द कंडीशन इज के हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठा के इस पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचाया हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है. तो उस इस पे हमने काम किया है जब हमने इसको इनिशियल पोजीशन से उठा के इस हाइट तक लेके आए. अब अगर हम इसको दोबारा यहाँ से गिराएंगे और ये वापस अपनी जगह पर आएगा, सो इट हैज़ टू डू द वर्क. सो इसमें अपनी सराउंडिंग के अतबार से या कन्फिगरेशन के अतबार से उसमें जो एनर्जी वो स्टोर होती है इस मास में, वी कॉल दैट एज पोटेंशियल एनर्जी. सो एक पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास जो एग्जांपल है, एक जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एम जी वाई. मतलब ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस है मतलब इसके फॉर्म एतबार से मतलब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है एम मास ऑफ द बॉडी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे जिसके मतलब वो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से बॉडी ज़मीन की तरफ वो गिरती है. और इसकी हमेशा एक खास वैल्यू होती है डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड अपॉन द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड. और y is basically the height of these positions, मतलब ये हाइट है जिस हाइट तक हम बॉडी को लेके जा रहे होते हैं, ठीक है. सो y क्या है? y is basically the distance above the earth. m has तो यहाँ इस कंडीशन में जिस तरह आपको दिख रहा है कि the body of mass m has the potential to do the work, और वो वर्क हमारे पास बराबर है एम जी वाई के. सो व्हेन इट्स फॉल, जब ये फॉल करेगी तो हमारे पास क्या है, वर्क डन इज एफ वाई. के वर्क मतलब फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगी और वो उसी फोर्स की वजह से बॉडी ये सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है. सो वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू एफ वाई. एफ इज इन दिस कंडीशंस एफ इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट.
कि ये जो फोर्स है इस कंडीशन में जो बॉडी पे लगेगी वो क्या है, वो बॉडी की क्या है, बॉडी की वेट है। और y क्या है, y इज बेसिकली द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशंस। सो वर्क डन हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, इस तरह हमने कहा था कि वर्क डन विल बी स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ये बॉडी है और इसकी जो इनिशियल पोजीशंस है वी हैव डिनोटेड बाय y1। अब हम इस बॉडी पे वर्क करते हैं और इसको एक हाइट तक लेके जाते हैं। ठीक है, हाइट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डी पे, डिस्प्लेसमेंट डी पे है और उसको हमने डिनोट किया हुआ है y2 पे। इस हाइट तक हम इसको लेके आ रहे हैं। अब हम जब इसको लेके आ रहे होते हैं, सो इनिशियली हमने उस पर क्या किया, काम किया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसको इस हाइट तक लेके आए। सो वी नो दैट फॉर ए कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड के लिए हमारे पास जो वर्क डन है द नेट वर्क डन अलोंग द वाई एक्सिस, अब ये बाड़ी है इसको हम लेफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द वाई डायरेक्शंस। ठीक है, या फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द वाई डायरेक्शन। सो जो समेशन ऑफ फोर्सेस है अलोंग द वाई डायरेक्शंस वो हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स माइनस क्या है, या द एक्सर्टेड फोर्स माइनस द वेट ऑफ द बॉडी। कि मतलब यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, बॉडी की वेट को वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सो ये जो समेशन बाकी जो फोर्सेस का मजमुआ ये हमारे पास वो ज़ीरो के बराबर है। सो व्हाट इट मीन, इट्स मीन दैट external force basically balance the weight of the body. So in rising mass m to the height h, the work done by the external force is equal to, मतलब जो external force है, ठीक है, वो उसकी जो work done है that is equal to F by the exerted force। ठीक है, या the external force time द हाइट। ठीक है, जिस हाइट तक हम इसको लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर कास थीटा का मतलब है कि द वर्क इज बेसिकली डन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो दिस वाई वी पुट मतलब कास थीटा। अब ये जो फोर्स है, जो एग्जर्टेड फोर्स है, एग्जर्टेड फोर्स हमें पता है कि दैट वी हैव सीन इट हेयर कि एग्जर्टेड फोर्स बेसिकली बैलेंस द वेट और इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम पुट कर रहे हैं एम जी, एच हाइट अपनी जगह पर, और जो एंगल है थीटा, हेयर यू कैन सी दैट के दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, मतलब इधर 180 और 0। ठीक है, कि एंगल हमारे पास यहाँ पर इन दिस कंडीशंस वी हैव पुट इट इक्वल टू 0, मतलब एंगल हमारे पास 0 है। सो व्हाट वी वुड ऐसे के मतलब यहाँ पर हमारे पास जो वर्क होगा दैट शुड बी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एम जी एच के बराबर है, या एम जी एन टू, व्हाट इज एच, H is basically the difference between the two positions, that is y2 is the final position, y1 is the initial position. So the external work done is equal to mg n2 y2 minus y1। ठीक है, so we define the gravitational potential energy at height y above the reference point y1 as ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी वाई। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी मतलब एक फॉर्मल डिफिनीशंस है। कि मतलब हमारे पास क्या है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट वाई अबाव सम रेफरेंस पॉइंट y1 एंड दैट इज इक्वल टू एम जी वाई। के पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये एम जी वाई के बराबर है, और ये हमने यहाँ पर देख लिया कि ये कैसे एम जी वाई के बराबर है। अच्छा, so now consider a problem in which the height of a mass above the earth changes from y1 to y2। मतलब एक प्रॉब्लम्स हम लेते हैं जिसमें एग्जाम्पल कैसे कि हम कहते हैं कि जो बॉडी की जो पोजीशंस है वो y1 से y2 तक चेंज हो जाता है। तो जिस तरह आप लोगों ने अभी पढ़ा है अबाउट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg and 2 y2 minus y1। and again let me explain कि
y1 और y2 ये क्या है, ये पोजीशंस है, बॉडी की पोजीशंस है। सो वर्क डन एंड द मास इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो y है, y इज बेसिकली डिस्टेंस अबव द अर्थ। ठीक है, वेयर वी चूज y इज इक्वल टू 0 इज आर्बिट्ररी। ठीक है, since we have taken the difference and the two y's and the potential and the change and the gravitational potential energy। ठीक है, y2 y माइनस y1 ये बेसिकली क्या है, चेंज इन द पोजीशंस है। ठीक है, कि इनमें से मतलब ये आप पे है कि आप कौन से y1 को या y2 को इनिशियल लेते हैं, या ज़मीन पे लेते हैं, या दूसरे y को आप लोग ऊपर जो हायर सरफेस है उसको लेते हैं, मतलब इट्स अप टू यू। तो आपने ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सो यू विल फाइंड आउट व्हाट योर रिक्वायर आंसर। सो ऑफ कोर्स this potential energy can be converted to kinetic energy if the object is dropped। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको जब हम क्या करेंगे, उस बॉडी को जब हम ड्रॉप करेंगे, उसी ऊंची जगह से नीचे फेंकेंगे, सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट कैन बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम एज अ होल, नॉट जस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है ये पूरी की पूरी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये पूरी की पूरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्सेस पे। क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक बॉडी की या एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पूरी की पूरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सो जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी वाई, सो फ्रॉम वेयर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब आता है कि जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी वाई, सो फ्रॉम वेयर डू वी मेजर वाई। तो वाई को, ये जो हाइट है उसको हम मेजर किधर से करते हैं। ठीक है, सो इस टर्न आउट नॉट टू मैटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हम किधर से मेजर करते हैं, सो एज लॉन्ग एज वी आर कंसिस्टेंट अबाउट वेयर वी चूज वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अब ये क्वेश्चन यहाँ पर है तो हम वाई को क्या कहाँ से मेजर करेंगे। सो मतलब ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, मतलब ये डिपेंड करता है कि किधर से हमने वाई इज इक्वल टू 0 को लिया हुआ है, मतलब स्टार्ट हमने किधर से लिया है डिपेंड उधर से करता है, तो उधर से हम y को फिर मेजर करेंगे। मतलब मैटर ये करता है कि y इज इक्वल टू 0, कि y को हमने स्टार्ट किधर से किया है। ठीक है, बिकॉज ओनली चेंजेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कि उससे हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वो मेजर करते हैं। सो y की जो इनिशियल पॉइंट है दैट को जानना वो ज़रूरी है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस फॉर ए रोलर कोस्टर्स, a roller coaster car mass m is equal to 1000 kg, move from point 1 to point 2 and then to point 3. So change in potential energy depend on the difference and the vertical height. So what actually you need to do, you are being asked to calculate the gravitational potential energy at point 2 and 3। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ पॉइंट्स है, this is point 1, point 2 and point 3। So you are being asked to calculate the gravitational potential energy at a point 2 and 3 रिलेटिव टू पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 1 के मुताबिकत से पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट आपने क्या करना है, पॉइंट 2 पे और पॉइंट 3 पे क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है। और इसी कंडीशंस के लिए आपने कंडीशन पुट करना है कि टेक y इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू जो है आपने 0 पुट करनी है। ठीक है, पॉइंट 1 पे, b पे आपने क्या करना है, एट पॉइंट नंबर b, सेक्शन b पे आपने कैलकुलेट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द कार गोज फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3। मतलब यहाँ से पॉइंट 2 से जब गाड़ी आती है पॉइंट 3 तक, तो आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है। फिर रिपीट पार्ट ए, आपने पार्ट ए को रिपीट करना है इसी के लिए, एंड बी को भी करना है, बट टेक द रेफरेंस पॉइंट y इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 3। ठीक है, पॉइंट 3 पे आपने क्या करना है, y को 0 लेना है, और इससे आपने जो पॉइंट मतलब 2 है या 3 है उसको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को रिपीट करना है। सो ये आपको सॉल्व करनी है।
So many other types of potential energy besides the gravitation energy, the gravitation potential energy वो exist करती है। और मतलब उसके हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज एन आइडियल स्प्रिंग, कि हमारे पास एक आइडियल स्प्रिंग है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हम कहते हैं कि ये दूसरे फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और उसकी जो आइडियल एग्जांपल है दैट इज वो हमारे पास है आइडियल स्प्रिंग, which is just like you can see it here in this particular figure, कि हमारे पास क्या है, जिस तरह फिगर में आपको दिख रहा है कि वी हैव एन आइडियल स्प्रिंग एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट्स के, ठीक है। कि स्प्रिंग को हम कैरेक्टराइज करते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है विच इज़ अ मेजर ऑफ इट्स स्टिफनेस। और ये जो के कांस्टेंट है इसकी मेजर मतलब इसकी स्टिफनेस की एक मेजर को वो जाहिर करता है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग है मतलब जो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं बाय और हैंड्स, दैट इज इक्वल टू एफ एस विद सबस्क्रिप्ट एस, ठीक है। इस फॉर रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स के वो बराबर है, ठीक है। सो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट that should be greater than 0 when x is smaller than 0, and that should be smaller than 0 मतलब smaller when x is greater than 0, ये हमारे पास वो कंडीशंस है। मतलब यहाँ पर देखें ये तीन मुख्तलिफ कंडीशंस है। एक इनिशियल कंडीशन है कि जिसमें स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच, ठीक है। फिर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपनी हैंड्स की मदद से हम फोर्स को अप्लाई कर रहा है। सो वी हैव स्ट्रेच द स्प्रिंग, ठीक है। हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके मुकाबले में स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रही होती है, जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ले जाना चाहती है। और वो हमने कहा था कि दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय दिस कंडीशंस, दिस रिलेशन के एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये वही रिस्टोरिंग फोर्स है। इन माइनस साइन यहाँ पर शो करता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशंस, ठीक है। फिर हमारे पास जो तीसरी कंडीशंस है कि उसमें हम कहते हैं, और ये वाली जो रिलेशंस है बी रिमेंबर, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। बट इट्स मतलब ये जो हमारे पास हुक लॉस को कहते हैं, बट इट एजंट रियली अ लॉ, मतलब ये मतलब हकीकत में हमारे पास लॉ नहीं है, बस हम इसको कहते हैं हुक लॉ, ठीक है। और इससे हम ये साबित कर सकते हैं, इट कैन बी शोन दैट द वर्क डन बाय द पर्सन इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो वी यूज दिस एज द डेफिनेशन ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या करते हैं डेफिनेशन के तौर पे उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं या यूज़ करते हैं। मतलब आप देखें कि इनिशियल कंडीशन ये है, जब हम स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है जो कि स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल कंडीशंस में वापस ले जाना चाहती है। लेकिन जब ये ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाती है ड्यू टू इलास्टिसिटी, ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये यहाँ तक कुछ फासले तक यहाँ तक कंप्रेस होगी और फिर वहाँ तक आके फिर मज़ीद ये कुछ यहाँ तक आएगा। तो मतलब इसमें एक तरह के वाइब्रेटरी मोशंस वो स्टार्ट हो जाएगी जो कि कुछ वक्त तक वो जारी रहेगी, फिर ये मतलब यहाँ तक ये फिर अपनी इनिशियल कंडीशन पे आके फिर रोक हो जाएगी। और द सेम एग्जांपल इज़ हेयर कि हम यहाँ पर अगेन एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी ट्राई टू कंप्रेस द स्प्रिंग, ठीक है। और जब हम कंप्रेस करते हैं तो अगेन स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि मज़ीद बिल्कुल वही कंडीशन है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स वो चाहती है कि स्प्रिंग की जो ओरिजिनल कंडीशंस हो वो बहाल हो। तो जो ही आप जब छोड़ोगे तो ये जो स्प्रिंग है ये वाइब्रेशन शुरू करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगी और ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पे जाना चाहेगी, लेकिन ड्यू टू इलास्टिसिटी इट कैन गो बियॉन्ड एंड इट विल कंटिन्यू द वाइब्रेटरी मोशंस करेगी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस कंडीशन में कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्क डन आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर अगेन न्यूटन जो थर्ड लॉ है वो फॉलो हो रही है कि फोर्सेस दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो यहाँ पर देखें कि दोनों फोर्सेस दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो वर्क डन
work done to compress to a point x, so that is equal to मतलब by the person, क्या हम कहते हैं कि the work done by the person to compress the spring, that is equal to the applied force time what time the uh, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो मतलब जो पोजीशन एक्स तक हम उसको वो कंप्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जस्ट वो वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब जो फाइनल कंडीशन तक हम इसको वो कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द पर्सन इज बेसिकली इक्वल टू द चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस। तो वो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के वो बराबर है। So elastic potential energy is basically equal to half kx square, ठीक है। मतलब जब हम स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की थी, तो स्प्रिंग will start simple harmonic motions. So the work to compress the spring through a distance x is equal to half kx square, which is equal to elastic potential energy. So the spring stores potential energy. So when the spring is released, it transfers its potential energy to the mass in the form of kinetic energy, that is equal to half mv square. So in a problem in which compression or stretching distance of a spring changes from x1 to x2, सो फिर उसी कंडीशन में हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर। तो मतलब हम कहते हैं कि पोजीशंस उनके चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि द वर्क डन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। So the potential energy belong to the system, not to individual object. And we remember potential energy can always be negative. Potential energy can never be positive. So that you have to remember. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.